नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बड़ौदा की क्या बदली है फिजा, आज सवाल इसी पर। 3 नवंबर को होने वाला बड़ौदा उपचुनाव पल पल नई करवट ले रहा है। हर गुजरते दिन के साथ चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे दिग्गजों का चुनाव प्रचार दावेदारों के पक्ष में हवा बांधने का काम कर रहा है, तो वहीं लोगों के बीच अपना प्रभाव रखने वाले नेताओं का दल बदल राजनीतिक दलों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। चुनावी नतीजों को लेकर परिवर्तन का दम भर रही कांग्रेस के लिए अपनों का पराया होना उसकी चुनौती को बड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को विश्वास से भर रहा है। इन दिनों बड़ौदा हलके में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बड़ौदा की जनता को अपनी ओर करने में सभी पार्टियां जी जान से लग गई हैं। बड़ौदा उपचुनाव में महज 9 दिन का समय बाकी रह गया है। ऐसे में बड़ौदा की जनता का दिल जीतने की जद्दोजहद अपने पूरे शबाब पर पहुंच गई है। बड़ौदा में बनी सियासी फिजा आखिर किस मोड़ पर आकर खत्म होगी और किसके सर बड़ौदा उपचुनाव में यहाँ की जनता जीत का सेहरा सजाएगी, किसको यहाँ से बैकफुट पवेलियन होना पड़ेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बनते बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों के बीच कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पिछले 28 साल से हुड्डा परिवार के खासम खास रहे जगबीर मलिक ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। टिकट ना मिलने की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से करीब 28 वर्षों तक जुड़े रहने वाले और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाने वाले पीटीआई जगबीर मलिक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं देने का फैसला किया है। ऐसा करके उन्होंने कांग्रेस को करीब 440 वोल्ट का झटका देने का काम किया है। जगबीर मलिक ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है और वो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले प्रदीप सांगवान थे, तो कांग्रेस के नेता अब उसे छोड़कर बीजेपी का रुख करने लगे हैं। इससे पहले बीजेपी से भी कुछ जाने माने चेहरों ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। तो ये दल बदल कितना यहाँ पर जो है प्रभावी साबित होने वाला है, इससे कितना असर पड़ने वाला है और अब जो है समीकरण किस तरीके से बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वंदना पोपली जुड़ी हैं, बीजेपी की आप प्रवक्ता हैं। आनंद बियानी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंचल नांदल राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बियानी से पूछना चाहूंगी। आनंद जी, कांग्रेस में जो है क्या ये मान लिया जाए कि अभी भी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है? पार्टी के नेता इस कदर नाराज है कि वो अब अपने इतने साल पुराने रिश्तों को, संबंधों को तोड़कर बीजेपी की तरफ रुख करने लगे हैं और आगे भी ये जारी रह सकता है। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा आप मान रहे हैं कि नुकसान हो गया है? कायनात जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप केवल कांग्रेस की बात न करें, भाजपा के विधायक श्याम सिंह राणा, परमवीर ढोल और जेजेपी के जोगी राम ने जिसने चेयरमैन छोड़ी है, ये सभी पार्टियों में लगा हुआ आना जाने। हर एक व्यक्ति की अपनी आशाएं आकांक्षाएं होती है और हम अगर चुनाव जो लड़ रहे हैं वो हमने पिछले 10 वर्ष जब कांग्रेस की सरकार रही, सोनिया गांधी के आदेश से, राहुल गांधी के मार्गदर्शन में और बहन शैलजा जी के सहयोग से जो हुड्डा साहब ने जो 10 वर्ष में जो प्रदेश में जो विकास किए, हम उस विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन 10 वर्षों के अंदर हमने भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं के लोगों को सड़कों पे नहीं आना पड़ा। इस प्रकार की हमारी सुविधाएं रही और 10 वर्षों के अंदर जो हमने विकास किया, गरीब आदमी का अपना मकान हो, हमने 100 गज के उनको प्लाट दिए, बच्चे अपने तरीके से पढ़ सके, प्राइवेट शिक्षा नीति को। आनंद बियानी जी, ये तमाम मुद्दों को तो आप भी यहाँ पर गिनवा रहे हैं, आपके नेता भी गिनवा रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर करके हिसाब मांग रहे हैं विकास का, आप भी मांग रहे हैं, बीजेपी भी मांग रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर अपने ही
साथ क्यों छोड़ रहे हैं, वो भी गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस का जो नेता यहां पर दूसरे दल में जाता है वो ये क्यों कहता है कि पार्टी में जो है अनदेखी हो रही थी, घुटन महसूस हो रही थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या कहा जाए और क्यों ये कहा जाता है हर एक नेता की ओर से जो पार्टी को छोड़ता है कि गुटबाजी है यहाँ पर। अब ये जो शामिल हुए हैं यहाँ पर जगबीर मलिक, इन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि पार्टी में जो है कभी शैलजा यहाँ पर सामने आ जाती है, कभी हुडा जो है उनकी बात यहाँ पर हो जाती है, कभी सुरजेवाला की बात यहाँ पर सुनी जाती है, तो कोई एक नेतृत्व जो है वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी कमी भी महसूस करते हैं नेता। नेतृत्व कैसे दिखाई नहीं रहा? हमारे सारे नेता, चाहे सुरजेवाला जी है, चाहे हुडा साहब है, चाहे शैलजा जी है, सभी फील्ड में लगे हुए हैं। और जब तक छोड़ने की बात है, केवल आप कांग्रेस की बात ना करें, मैंने पहले भी आपको कहा है। नहीं, मैंने दोनों की बात कर ली है, यहाँ पे बीजेपी की भी छोड़ कर आए हैं जी। कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार जो चल रही थी उसके अंदर दादा गौतम जैसे, बबली जैसे, ये तो पहले घुटन महसूस कर रहे हैं। आप ये देखना, इन चुनावों के बाद में कांग्रेस चुनाव जीतेगी और उसके बाद में भाजपा सरकार गिरती नजर आएगी। चलिए वंदना पोपली जी, लोग गए हैं, वंदना पोपली जी, कितनी संख्या में विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे वो आप देखना। वंदना पोपली जी, क्या ये चुनावी दल बदल है सिर्फ, या बड़ा फेरबदल होने वाला है? कहानी सिर्फ कांग्रेस की नहीं बीजेपी की भी है। किसके लिए कितना आप देख रही हैं कि यहाँ फायदा या नुकसान होने वाला है? देखिए कायनात, मैं सुन रही थी, आप शुरुआत में बोल रहे थे, समीकरण की बात कर रहे थे। समीकरण तो पहले से तय है, जो हमारे पहलवान हैं उनका दाव भी तय है, धोबी पछाड़, जिसमें कांग्रेस और हुडा बिल्कुल बाहर जाएंगे। यहाँ पर मेरे जो मित्र साथी बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि कुछ एक नाम गिनवाए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि आपकी पार्टी से जो लोग बाहर गए हैं वो चुनाव बड़ौदा का है, बड़ौदा के लोग हैं वो। बड़ौदा के चुनाव में से वो लोग जिनको टिकट मिलनी थी वो बाहर गए हैं। और जो आप नाम गिनवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको अपना लगता है कि स्थानीय राजनीति जो है कहीं खतरे में है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने मौका देखकर साथ जरूर छोड़ा है, लेकिन उसमें कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं हुई है। लेकिन आपकी पार्टी से जो गए वो बड़ौदा हल्के के हैं, तो ये बड़ा क्लियर दिख जाता है। जहाँ तक आप गुटबाजी की बात कर रहे थे ना, गुटबाजी का मुझे आप सीधा सीधा बताइए, तो और मैं किसी का नाम ही नहीं लेती, मैं सीधा आपके जो प्रत्याशी हैं इंदु राज नरवाल उनकी बात कर लेती हूँ। उनका एक बयान बहुत समय तक चर्चा में भी रहा, आपने सुना होगा, उन्होंने बोला मेरा लीडर तो खाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, शैलजा को मैं नहीं जानता, शैलजा को मैं नहीं मानता, मुझे जरूरत ही नहीं है। अब मैं थोड़े हैरान भी हूँ कि किस मुंह से शैलजा जी चली जाती है प्रचार करने के लिए, कि वो तो कह रहे हैं मुझे शैलजा जी की जरूरत ही नहीं है। और शैलजा जी किस लिए जा रही है वो जरूर बताइए। रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखाई दिए, आपका गढ़ है ना, गढ़ है तो गढ़ में आपको कपूर सिंह नरवाल की क्यों जरूरत पड़ गई? शुरुआत से बोलते आ रही कि हमारा तो गढ़ है, सोनीपत हमारा एरिया, हुडा आपका एरिया है, तो वहाँ पर कपूर सिंह नरवाल की क्यों जरूरत पड़ गई? कहीं ना कहीं गढ़ खतरे में दिखाई दे रहा है। तभी शैलजा जी भी बोली कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो आ जाए, सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं। तो खतरा जिनको पहले से मैं कह रही हूँ धोबी पछाड़ मिलने वाली है, वो कांग्रेस को भी मिलेगी और हुडा जी को भी मिलेगी। आप कितनी भी बात कर लें, यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, आम बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवा, सड़क की बात करते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया बड़ौदा में। आपको बताना चाहूंगी, ऑन रिकॉर्ड है, श्री कृष्ण हुड्डा जी जब तक, अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो सवाल तो फिर वंदना जी खुद आपकी अपनी सरकार से भी उठता है कि आखिर 6 साल में क्या विकास को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी? यहाँ पर बड़ौदा की भी अगर सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है तो फिर विकास यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई देता? अगर आपने ये सवाल खुद कर दिया कि विकास नहीं दिखाई देता है तो ये क्यों नहीं दिखाई देता है, ये आपके लिए भी बड़ा प्रश्न है। बयानी जी, पहले तो मैं पोपली जी की बात का जवाब दे दूं। हमारे कैंडिडेटों की बात छोड़ो, आपके कैंडिडेट की धर्म पत्नी वोट मांगने निकली, उसने क्या कहा कि ये मैं सोचता कि बीजेपी के कैंडिडेट आपको अपना बेटा समझ के वोट दे। उनको ही पता ही बीजेपी का कैंडिडेट बना के हमने गलती कर दी। और पोपली जी 3 तारीख दूर नहीं है, आप अपनी जमानत भी बचा लेंगे तो बहुत है, जीतने की बात तो दूर की है। मैं कहता हूँ आप अपनी जमानत भी बचा लेंगे तो देख लेना। आप क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो? 6 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री ने बड़ौदा को एक बार भी नहीं संभाला। अरे किसी आप मेरी बात पूरी हो जाए, या तो आप बात सुनने बीजेपी के प्रवक्ताओं में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनकी सुनने की कैपेसिटी नहीं है। तो पता क्या आप हार रहे हो,
अब आपके पास और कोई साधन मिलता नहीं, आप बात करते हो सामने वाले की। चंचल मैं नांदल जी, कहता हूँ आप अपनी जबान से बचा लेना। चंचल नांदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चंचल जी, कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि जो कुछ यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है, नेताओं का इधर से उधर, उधर से इधर, जो यहाँ पर दौर जारी है करने का, इससे कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, हो चुका है या होने वाला है? और देखिए कायनात जी, जो मेन बात है, जब चुनाव आता है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे रूटीन का कोई चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो आयाराम गयाराम की राजनीति चलती है। नांदल जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। वंदना जी, क्या आप ये कहें कि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि विकास को लेकर के कांग्रेस ये दम भर रही है, अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों पर उसे पूरा भरोसा है, तो फिर यहाँ पर दूसरे नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? लेकिन यही बात अगर बीजेपी से पूछी जाए तो बीजेपी भी यहाँ पर यूं तो कहती है कि वो समान से समान व्यक्ति को भी, पार्टी कार्यकर्ता को भी चुनाव मैदान में उतार करके चुनाव जीत सकती है। खुद सीएम ने ये कहा था कि वो किसी अपने समान कार्यकर्ता को भी अगर उतारे तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन योगेश्वर दत्त को उतारा गया, जो कि अपने आप में एक जाना पहचाना नाम भी है, चेहरा भी है। तो डर क्या सबको लग रहा है? कांग्रेस के साथ साथ क्या बीजेपी को भी चुनाव में हार जीत का डर सता रहा है? देखिए, डर तो कहीं पर भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि धोबी पछाड़ तय है। मैं मेरे ख्याल से तीसरी बार आपको बता रही हूँ, कहीं से डर नहीं है। ये हमारा आत्मविश्वास है और पहले दिन से है। मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह लें, लेकिन कपूर नरवाल की इनको क्या जरूरत पड़ी? लगातार हुडा जी कोशिश करते रहे कि किसी तरह कपूर नरवाल को टिकट मिल जाए, और जब टिकट नहीं मिली तो उसको लेकर आए। तो अपने दम पर नहीं ये सभी पार्टियों में जो भी प्रार्थी होगा वो अपना दावा पेश करेगा। टिकट देना हाईकमान का काम होता है। कौन किसका करे? आपने भी तो लंबी लिस्ट थी, वो तो खिसकान हो रही है। ना प्रदीप सांगवान ने ना जगबीर मलिक ने हमसे टिकट मांगी थी। वो आपसे नाराज होकर हमारी नीतियों में विश्वास करके हमारे साथ आए हैं। दोनों स्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क है। कपूर सिंह नरवाल ने टिकट मांगी थी। कितने दिन उनको टिका पाते आपको पता लग जाएगा। जल्दी से आपको। चंचल नांदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चंचल जी, आपकी देखिए ज्यादा दिखती है। अगर आपका इतना ही डर था तो लोकसभा में ऐसा क्यों हुआ कि 72 को सोनीपत? देखिए कान्हा जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूं। चलिए वंदना जी, ये सभी ने देखा है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे उसके विपरीत ही विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो रहा है। तो यहाँ पर दोनों अगर हम चुनाव को मिक्स ना करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव के परिणाम जो यहाँ सामने आए थे वो उतना ज्यादा उम्मीदों के समान नहीं थे, उम्मीदों के विपरीत यहाँ पर परिणाम सामने आया था। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उपचुनाव है, उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है ज्यादा। जी चंचल जी, चुनावों के परिणाम की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पर बात कर रही है बार बार गढ़ बताते हैं अपना। मैं कहता हूँ आपके चलिए गढ़ की बात आप करें कि गढ़ बचा पाएंगे या नहीं, लेकिन ये गढ़ बचाने में जो चेहरे साथ जुड़ रहे हैं और जो चेहरे साथ छोड़ रहे हैं उनकी भूमिका क्या रहने वाली है? नांदल जी देखिए कायनात जी, मैं इस क्षेत्र से वंदना जी आएंगे और मुझे इस क्षेत्र की बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट मुझे पता है। जो सिलसिलेवार बताऊंगा। जब पहले इलेक्शन शुरू हुआ तो कपूर नरवाल एक मजबूत कैंडिडेट थे, भूपेंद्र हुड्डा उनको टिकट नहीं दिलवा पाए, तो इंदुपाल को टिकट मिल गई। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने अपना दाव चल दिया कपूर नरवाल को अपनी तरफ करके। उसके बाद अब ये जो दो नेता आए हैं, जगबीर मलिक और प्रदीप सांगवान, बीजेपी में शामिल हुए हैं। किताब सिंह मलिक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हाँ, किताब सिंह मलिक का हम मान सकते हैं कि कुछ वजूद है, लेकिन जगबीर मलिक और प्रदीप सांगवान अकेले हैं बिल्कुल। एक वोट मान के चलिए आप, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीधी जो लड़ाई है ना, ये भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस बीजेपी है एक तरह से। भूपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ रहा है, पिछले 3 इलेक्शन से भूपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं यहाँ पे, उनका कैंडिडेट जीत रहा है। एक ही बात है, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। और जो बीजेपी है वो यहाँ इस कोशिश में है कि भाई वो कहीं किसी न किसी तरीके से इस ग्रामीण क्षेत्र में अपना वजूद बना ले। पिछली बार जो मार्जिन था 4000 वोट का था, तकरीबन 4000 वोट से योगेश्वर दत्त आ रहे थे।
लेकिन अब की बार स्थिति ये है कि 1-1 सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। जो इनेलो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। और नंबर 2 अगर हम बात करें तो जो राजकुमार सैनी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ मुकाबला एक तरह से अब ये जो इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और जैसे और नजदीक जाएगा, 30-31 तारीख जाएगी, 1 तारीख आएगी, मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो जाएगा। संभावनाओं का ये चुनाव कह सकते हैं कि नांदल जी हो चुका है। संभावनाएं यहाँ पर किसी भी तरह की हो सकती है, किसी के भी पक्ष में यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। इनेलो के पक्ष में आप चीजें कैसी देख रहे हैं? इनेलो क्या भूमिका रखने वाली है? हर रोज 6 मार्च का गेम चल रहा है यहाँ पे। आज एक कैंडिडेट कांग्रेस से टूट के उधर चला जाता है, कल कांग्रेस वाले किसी बीजेपी को कैंडिडेट को अपने पास ले आते हैं या किसी ऐसे कैंडिडेट को ले आते हैं जिससे उनको फायदा मिलता है। हाँ, इन्होंने क्योंकि जो मलिक को एक टिकट दिया है वहां पे और तकरीबन 13 गांव मलिक गोत्र के हैं। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ बिल्कुल। वहां वो कहीं ना कहीं मलिक गोत्र के लोग मिलके कुछ न कुछ डेंट लगा सकते हैं वहां पे। लेकिन अभी जो जगबीर मलिक और किताब सिंह मलिक जो बीजेपी की तरफ जा चुके हैं, क्या यहाँ पर ये जो आप वोट की बात कर रहे हैं एक वर्ग विशेष की, तो क्या ये वोट बैंक उधर ट्रांसफर होगा? नहीं, ऐसा है, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसके ऊपर जो मतदाता है वो सोचता है। अगर कोई नेता इधर से उधर जाता है तो उसमें ज्यादा वोट बैंक शिफ्ट नहीं होता है। और अब जैसे इनेलो ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को उतार दिया है, वो गांव जा रहे हैं अपने रथ में बैठ के, उधर से अभय चौटाला अलग घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो बड़ौदा जो है आपका इनेलो का गढ़ रहा है पहले। ये तो जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बनने के बाद जाट वोट बैंक जो है इस क्षेत्र का या ग्रामीण वोट बैंक उसको कहें, वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गया था। इसकी वजह से जो बड़ौदा में कांग्रेस बन रही है पिछले तीन बार से जी। तो अब बात यह है कि बीजेपी अपनी तरफ से अपने पूरे दांव लगा रही है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक घर पे एक नेता छोड़ दिया है वहां पे। इतनी जोरों से वो मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है, वो भी 40 से 41 होना चाहते हैं। ये नहीं है कि वो इस इलेक्शन को हल्के में नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी, और ना ही उन्होंने योगेश्वर दत्त को एक हल्के कैंडिडेट के रूप में उतारा है। ये तो आप समझिए कि जो कैंडिडेट आज से तकरीबन 1 साल पहले सिर्फ 4000 वोटों से आ रहा है, तो वो कैंडिडेट एक मजबूत कैंडिडेट है। और दूसरा जो इंदुपाल है वो अपने आप में एक कमजोर कैंडिडेट है। वो तो सीधा ये कह रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट हूं मैं, ये वोट मुझे। लेकिन यहाँ बिल्कुल यहाँ जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसे पूरी तरीके से भूपेंद्र हुड्डा पर उनके जो भी यहाँ पर भारी भरकम उनकी साख रही है उस पर भरोसा वो जता रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर उम्मीद जगी हुई है कांग्रेस में कि जीत उनको मिलेगी। इसी बीच हमारे साथ में इनेलो के प्रवक्ता सुखबीर तंवर भी जुड़ चुके हैं। सुखबीर तंवर जी, मुकाबला तो ये कहा जा रहा है कि बड़ौदा में सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इनेलो यहाँ पर क्या ये मान लिया जाए कि फिर सिर्फ अपनी साख को बचाने के लिए ही चुनाव में, या फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ही मैदान में है? डायना जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी है और जो विश्लेषक है उनकी बात सुनी है। हालांकि विश्लेषक ने जो अपना विश्लेषण दिया है उसमें काफी हद तक चीजें उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए 1970 से 2005 तक, 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधरी के नाम पे भी बड़ौदा का चुनाव लड़ाया गया था, उस वक्त भी इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हुआ था। और अगर हम बात करें 2009 की 2013 की, जो डॉक्टर कपूर नरवाल साहब इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट होते थे, वो डॉक्टर कपूर नरवाल को वोटें नहीं मिली थी, वो इंडियन नेशनल लोकदल की वोट थी। निसंदेह जब पार्टी का विघटन हुआ, जननायक जनता पार्टी उसमें बनी, उसमें पिछले विगत चुनाव में हमें दिक्कत रही। लेकिन इस पिछले चुनाव के बाद और इस कोरोना काल में जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में और खास तौर पे बड़ौदा के मध्यावधि चुनाव के दृष्टिगत जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हर एक गांव में जाके पार्टी का प्रचार प्रसार किया, और एक स्थानीय उम्मीदवार जो पिछली बार भी हमारा प्रत्याशी था, साफ छवि का सबसे बेहतरीन प्रत्याशी, उन्हें बड़ौदा के चुनाव में उतारने का काम किया।
और जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जिनका इस क्षेत्र से एक बहुत गहरा रिश्ता नाता 1977 से 2005 तक रहा है, उसके दृष्टिगत, और मैं खुद अभी भी बड़ौदा हल्के में ही हूँ, वहीं से डिबेट में हूँ, और जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं एसी कमरों में बैठ के प्रवक्ता, धरातल की सच्चाई से रूबरू नहीं है। आज कायना जी एक बात लिख लें, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है ना, अपने गांव से हार रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करूंगा। आज उनके गांव में मैं अनेक जगह में गया हूं, इस बात को नोट कर लें। इसलिए ये तो जीत कौन रहा है फिर? जीत कौन रहा है? ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने गांव से हार रहे हैं। नहीं, आप घूम घूम के सर्वे भी अगर आप कर रहे हैं या लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो ठीक है, बीजेपी उम्मीदवार का आपने बता दिया, लेकिन इनेलो का हाल क्या बताया? अरे मैं इनेलो की स्थिति जानना चाह रही हूँ। नहीं, मैं आपको इनेलो की स्थिति बता रहा हूँ। ये चुनाव किसी राजनीतिक दल के बीच में नहीं है, ये चुनाव है किसानों के प्रति जो काले कानून लाए हैं, और जिस एक साल में जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार और लूट हुई है, उनके बीच में एक तरफ तो शोषित वर्ग है और एक तरफ शोषित वर्ग है, जो दोनों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ किसान को लूटने वाले लोग, आप बड़ौदा के चुनाव को किसानों की समस्या और किसान मुद्दे से जोड़ करके देख रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप पार्टियां की पोषक भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के विरोधी कानून इस देश और प्रदेश में लेके आए हैं। तो सुखबीर तंवर जी, फिर आपकी बात से क्या ये मतलब निकाले कि मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के बीच होने वाला है? निसंदेह चलिए, कांग्रेस और इंडियन नेशनल वंदना पोपली जी, भारतीय जनता पार्टी बाहर हो चुकी है। वंदना पोपली जी, भारतीय जनता पार्टी बाहर हो चुकी है, मुकाबला इनेलो और कांग्रेस के बीच है। मतलब सपने देखना अच्छा है, और आईएनएलडी के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं, उन्होंने उनके जो उम्मीदवार रहे हैं पिछली बार, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मैं आपके बीच में नहीं बोली सुखबीर जी, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो हमारी चलती है आपकी, कि आने वाले समय में आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, धरातल की बात मैंने बताने का प्रयास किया। तो सुखबीर जी, एक बार बड़ौदा की जनता ने अपना प्रश्न पत्र तैयार किया हुआ है कि 3 बार से कांग्रेस के यहाँ पर विधायक रहे हैं, और फिर भी खुदा साहब ने जनता को, यहाँ की जनता को विकास से महरूम क्यों रखा, इसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर अभी जिक्र चल रहा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, तो मैं एक चीज आपको दिलाना चाहूंगी। अभी तकरीबन 4 या 5 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके शुरुआत में उन्होंने जब अपने कैंडिडेट इंदुराज नरवाल के बारे में बताना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि इंदुराज नरवाल के घर जब भी मैं जाता था तो कहते थे, उसके परिवार वाले बोलते थे तेरे पीछे तो उससे खुद बिक गए, और इसलिए अब हमने उनको टिकट दी है। मतलब पहले खुद बिकवाते हैं, फिर ये टिकट दिलाते हैं, तो ये कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ क्या करेंगे? आप अपनी सिर्फ चादर की लड़ाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ौदा की जनता को मालूम है कि सच्चाई बड़ौदा की जनता को सारा कुछ मालूम है। चंचल जी, क्या लग रहा है ये विकास वर्सेस विकास की बात होती है? कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस से हिसाब मांगती है, कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांगती है। चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर रहेगा, या फिर जो इनेलो प्रवक्ता जी ने कहा, जो इनेलो की प्रवक्ता ने कहा कि किसानों का मुद्दा इस चुनाव पर हावी रहने वाला है, क्या लग रहा है? चेहरे हावी रहेंगे, साख हावी रहेगी पार्टियों की, या देखिए कायनात जी, इसमें 100% मैं ये बता दूं, आऊंगे पोपली जी, विकास का मुद्दा कहीं भी नहीं रहेगा इस चुनाव में। इस चुनाव में विकास का मुद्दा कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि विकास के मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा। अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में जो कांग्रेस का राज था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ विकास के नाम पे। रही बात 6 साल जो भारतीय जनता पार्टी के रहे, जब भी कुछ नहीं हुआ। ये तो मैन वर्सेस मैन की लड़ाई है। भूपेंद्र हुड्डा इसको अपनी नाक का सवाल बनाए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 40 से 41 हो जाए, और ऐसा एक कैंडिडेट उतारा हुआ है उन्होंने जो पिछली बार 4000 वोटों से आ रहा था। और इस बात को लेके ये 1 to 1 की लड़ाई है, विकास का तो कोई जिक्र ही नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मानते हैं पिछले चुनाव में जो वोट बीजेपी को मिले थे और जो जेजेपी को मिले थे वो प्लस होंगे, और 95,000 वोट से ज्यादा से जीत जो है दर्ज करेगा इस बार गठबंधन का उम्मीदवार। क्या लगता है, वोट प्लस होंगे या माइनस होंगे?
नहीं कायना जी, क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। जो पिछली बार जेजेपी को वोट आए थे वो भूपेंद्र मलिक के वोट थे। भूपेंद्र मलिक कांग्रेस के मजबूत दावेदार थे, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, तो उनके वो अपने वोट बैंक था, उनका अपनी मेहनत का वोट बैंक था। जेजेपी ने तो एन मौके पे उनको, जो कांग्रेस से टिकट कट गई तो उनको टिकट पकड़ा दी और वो इलेक्शन लड़ गए। जब उनको 32,000 वोट आए थे, वो सारे वोट जेजेपी के नहीं है। ये आप अभी चुनाव, यानी जो वोट आप मांगते हैं वो कांग्रेस का ही वोट था जो इधर शिफ्ट हो गया था। हाँ जी, उनका पर्सनल जो वोट बैंक था भूपेंद्र मलिक का, वो पर्सनल वोट बैंक था। और अब चुनाव दूसरा है, लड़ाई दूसरी है। अब कैंडिडेट, सिर्फ 2 कैंडिडेट मजबूत है, तीसरा कैंडिडेट अपना वर्चस्व बनाने की लड़ाई लड़ रहा है कि भाई उनका जो पिछली बार 3500 वोट आए थे वो 7,000 पहुंच सकते हैं, 10,000 जो कम से कम जमानत जब्त हो गई थी, जमानत बचाने की लड़ाई है, ये इनेलो के लिए लड़ाई है। वंदना जी जल्दी से अपनी बात रखें, अंतिम प्रतिक्रिया मुझे लेनी है, वक्त मेरे पास बहुत कम है जी। मेरा एक प्रश्न है, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, एनएलडी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे ब्लूप्रिंट बता दीजिए कि आने वाले 4 साल में आपने बड़ौदा की जनता को क्या बताया, क्या करेंगे उनके लिए। सर आपको सिर्फ बोलना है, करना कुछ है नहीं। चादर की लड़ाई दिखाकर आप बड़ौदा की जनता का पहले बुरा हाल कर चुके हैं, आने वाले टाइम में करना चाहते हैं, लेकिन बड़ौदा की जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है डबल इंजन की सरकार बयानी जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। बयानी जी चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, जल्दी से मैं अंतिम प्रतिक्रिया जी। बयानी जी, बयानी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुखबीर तंवर जी जल्दी से अपनी बात रखें यहाँ पर। ये चुनाव जो है इनेलो के लिए साख बचाने का चुनाव ही महज माना जा रहा है क्या, या फिर कोई ब्लूप्रिंट भी आपके पास, जैसा वंदना पोपली जी ने पूछा कि विकास के लिए क्या कोई है खाका तैयार? कायना जी, ब्लूप्रिंट ये है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक, जननायक जनता पार्टी के खुद के विधायक सरकार से नाराज है, कृषि बिलों पे जिस प्रकार की देश प्रदेश में नाराजगी है, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी जाएगी। नांदल जी जल्दी से यहाँ अंतिम प्रतिक्रिया में चाहूंगी, आप भी दे दें, मुझे समाप्त करना है चर्चा को जल्दी। नांदल जी, कयास और संभावनाओं का चुनाव यहाँ पर इनेलो ये लेकर चल रही है जी। नांदल जी का भी इस चुनाव पे असर पड़ेगा और किसान निसंदेह बीजेपी के खिलाफ है और इसका नतीजा भी हो सकता है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। किसान आंदोलन बड़ा उग्र है हरियाणा में, स्पेशली हरियाणा में, पंजाब में और जो आसपास का एरिया है, इसमें किसान आंदोलन, चलिए यानी किसान आंदोलन जो है प्रभावित करेगा जरूर चुनावी मुद्दों को। विकास के साथ साथ यहाँ पर किसान मुद्दा भी हावी रहने वाला है बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत इस वक्त बड़ौदा उपचुनाव पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। टिकट ना मिलने से नाराज कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर प्रतिद्वंदी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी से निकलकर कपूर नरवाल और परमिंदर ढुल ने जहां कांग्रेस का हाथ थामा, तो वहीं अब कांग्रेस के जाने माने चेहरे भी बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ये चुनावी दल बदल किसके लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है या किसके लिए दलदल होने वाला है, ये तो चुनावी नतीजे ही साफ करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये दल बदल राजनेताओं के लिए दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।